नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम नियम। कूलॉम नियम दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई दो चार्ज है, ठीक है। दिस चार्ज Q एंड एक अन्य चार्ज Q2 है, ठीक है। हमारे पास में कोई दो चार्ज Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके जो सेंटर है उससे इसके बीच की दूरी क्या है, R है। तो जो कूलॉम का नियम है वो नियम ये कहते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, हमने ये अभी डिफाइन नहीं किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है या दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत आकर्षण बल है वो किसके बराबर होगा। माना वो बल हमारा F है, ठीक है, F है, ठीक है। ये बल किसके बराबर होगा, इन दोनों चार्जों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये जो बल होगा हमारा, ये किसके समानुपाती होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। और दूसरा कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और स्क्वायर के, ठीक है। तो हमारे जो चार्ज हैं, दोनों आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल या कार्य करने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, परिमाण के गुणनफल के बराबर, ठीक है। और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हमारी पॉइंट चार्ज है, अर्थात इस प्रकार से है कि ये कोई इनका कोई क्षेत्रफल या वॉल्यूम ये नहीं गिरते, ठीक है। मिनिमम चार्ज टाइप या हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर। अतः इन तीनों में से अगर कोई भी हमारे पास में चेंज हो जाता है, Q1 का मान, Q2 का मान और R का मान, तो हमारा जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल होगा वो उसका परिमाण बदल जाएगा। क्या हम लोग कहेंगे F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बल आ गया, ये हमारे बल का परिमाण ही दिए हमने। इसको सदिश संकेत के रूप में नहीं लिखा है, अगर हम लोग सदिश संकेत के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर R के, ठीक है। ये इस प्रकार से है। इसमें हम लोग किसी एक आवेश को मूल बिंदु मान लेते हैं, जैसे हमने इसको मूल बिंदु मान लिया और इसको इस डायरेक्शन में मान लिया, तो ये हमारा इस आवेश पे लगने वाला बल का मान आता है, ओके। यहाँ पे हम लोग इस K को डिफाइन करते हैं, तो ये क्या है हमारी, ये वैद्युतशीलता है, ठीक है। वैद्युतशीलता के हमारी क्या है, वैद्युतशीलता, ठीक है। और इसका मान होता है हमारे पास K इक्वल टू लगभग 3.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ से इसकी भी मान निकाल सकते हैं लोग कि
चूंकि आवेश है उसको हम लोग जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उनको कूलम सॉरी उसमें तो हम लोग एम्पेयर में दर्शाते हैं इसको। यहाँ पे इसका यूनिट कूलम है, इसका कूलम है, और ये हमारा मीटर स्क्वायर है, ये हमारा बल्ब मीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से जैसे हम लोग के की विमा लिखें तो के की विमा होगी हमारी बल्ब की विमा, आर स्क्वायर की विमा और Q1 की विमा और Q2 की विमा। ठीक है, तो इसकी विमा होगी हमारी न्यूटन होगी, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी कूलम एंड कूलम स्क्वायर होगी। ठीक है, ये इसकी विमा है और ये इसका परिमाण है कि K = 8.854 न्यूटन। ओके, और सॉरी ये हमारे के की विमा है, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। ओके, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, के हमारा वैल्यू भी नहीं है, के तो कांस्टेंट है। ठीक है, के जस्ट कांस्टेंट। और हम लोग इस के को हम लोग ठीक से इस प्रकार से लिखते देखो, F = 1/4πε0 Q1 Q2 और R²। ये हमारी के की वैल्यू है, और जो हमारी एप्सिलॉन 0 है, तो एप्सिलॉन 0 है वो है हमारी वैल्यू डेल्टा। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ठीक है, और ये हमारा एप्सिलॉन 0 का मान है, और जो हमारे ये के है, इस के का मान कितना आता है, दिस के = 1/4πε0। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ के बराबर इसका परिमाण होता है। ठीक है, 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर कितनी होती है इसकी विमा, इसकी विमा जो हमारा एप्सिलॉन 0 होगा, एप्सिलॉन 0 है उसकी विमा हमारी, ठीक है, ये विमा इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा इसकी होती है। ठीक है, इसकी विमा होती है हमारी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हो इजीली। ये जो के है इसकी विमा होगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की विमा आ गई, और जो के है हमारा वो एप्सिलॉन 0 का व्युत्क्रम है, तो ये एप्सिलॉन 0 की विमा आ जाएगी। तो ये हमारा के हो गया, ये हमारा एप्सिलॉन 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या है, बल की भी परिभाषा देते हैं। बल की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं, ठीक है, इससे हमारे पास में F = K Q1 Q2 Q1 Q2 R² है। तो हम लोग Q1 Q2 और R² का मान इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ओके, F = 1 न्यूटन और कोई पर्टिकुलर Q1 Q2 और R²। ठीक है, अगर हम लोग इनका परिमाण एक लेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग कहें कि यहां से हम लोग जो कूलम है हमारा उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या है, कूलम है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये हमारा एक न्यूटन नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, 1 मीटर नहीं आएगा। इसको हम लोग 1 कूलम लेते हैं, इसको 1 कूलम लेते हैं और इसको 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा F = K टाइम ये हमारा 1 × 1/1² दिस इज K। अगर हमारा F कितना होगा, हमारा F = K का वो कितना 909, सो 9 × 10⁻9 न्यूटन। अगर हमारा दो समान परिमाण के परिमाण आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, दो समान परिमाण के आवेश, हमने एक ही समान परिमाण लिया,
1 मीटर दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाला जो बल है इतना हो 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो वो जो आवेश का परिमाण होता है कितना होता है, 1 कूलाम के बराबर होता है। वो आवेश का परिमाण कितना होगा, तो हमारा ये जो आवेश कितना होगा, आवेश इक्वल टू 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम आवेश क्या है, 1 कूलाम आवेश वह आवेश है अगर 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम के 2 आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, 1 कूलाम के 2 आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, और ये बल निर्वात में लगता है। ठीक है, ये जो हमारा कूलाम का नियम है वो निर्वात के लिए डिफाइंड था। तो ये जो बल की डेफिनेशन है हम लोग यहाँ ये जो कूलाम की डेफिनेशन यहाँ से निकालते हैं, 1 कूलाम आवेश इसके बराबर होता है। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग ओके, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो कूलाम नियम था उसके लिए उसको हम लोग 1 से अधिक, ये तो क्या है 2.42 पिता कूलाम नियम। कूलाम नियम 2 से अधिक आवेशों के लिए भी ये लागू होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं 2 से अधिक आवेशों के लिए। जैसे हमारे पास में ओके, उस 2 से अधिक आवेशों के लिए देखने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे इसको हम लोग अगर सदिश रूप में लिखना चाहे कूलाम नियम को, ठीक है, सदिश रूप में कूलाम नियम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सदिश रूप में लिखते हैं क्योंकि कूलाम नियम ये है कि जो दोनों के बीच में जो कार्य करने वाला बल है वो समान है। तो अगर हम लोग इसको स्थिर मान के इस पे बल की कैलकुलेशन करें तो उसका परिमाण उतना ही आता है जितना इसको स्थिर रख के इस पे लगने वाले बल को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो हमारे पास में हम लोग पहले एक सदिश डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये चूंकि हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको नोटिफाई करें। ठीक है, जैसे कि हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, हम लोग 2 चार्ज है हमको इस एक्स वाई समतल के अंदर लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक चार्ज है ये, ठीक है, ये चार्ज हमारा Q1 चार्ज है जो हमारे मूल बिंदु है उससे R1 दूरी पर स्थित है। ठीक है, R1 दूरी पर स्थित है, ये हमारा सदिश संकेतन हो गया। और दूसरा हमारा एक पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पे स्थित है, Q2 है, ये इससे R2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का कैलकुलेट करेंगे कितना बल आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। ओके, इन दोनों को मिला देते हैं। अब हम लोग इन दोनों आवेशों की हमको प्रकृति पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या ये है। ठीक है, या नेगेटिव है दोनों, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्ट विपरीत ध्रुव की है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा Q1 चार्ज है, उस पर जो Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज पर लगने वाला बल को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो F होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 और R²। ठीक है, ये Q1 Q2 और R² है, ये क्या है, परिमाण ये लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन नहीं लिखी है। तो हमने क्या लिखा, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल
इसको हम लोग चाहे तो हम लोग F2 लिख सकते हैं, चाहे किसी और संख्या से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे F21 लिखा है। अब देखो इसको हमने इस तरह मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश से इस आवेश की दूरी ज्ञात करते हैं। तो चूंकि ये Q1 है तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इस डायरेक्शन में R12 ऐसे डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे, R12। तो हम लोग लिखेंगे सदिश संकेत में F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और R12 स्क्वायर R12 कैप आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखी, अभी देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आती है, ठीक है। क्योंकि ये R12 हमने इसको माना है और ये R12 स्क्वायर क्या है, R12 स्क्वायर में R12 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर है, इसका मैग्नीट्यूड है। अभी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो R12 क्या है, ये R12 है हमारा R1, यहां से निकालते हैं हम लोग इस त्रिभुज के नियम से, R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, ठीक है। तो दिस एंड दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए त्रिभुज के नियम से। क्या हमारा R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो हमारा R12 क्या आया, हमारा R12 आया R2 माइनस R1। तो ये इसको हम लोग स्थिर चार्ज मानते हैं और इसको स्थिर नहीं मानते हैं। तो इससे इसकी जो दूरी आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी R12, ओके। और हम जानते हैं कि R12 का कितना होगा, R12 कैप इक्वल टू R12 डिवाइडेड बाय R12। ये हमारा R12 कैप होता है, जो कि R12 की दिशा में एकांक सदिश होता है, ठीक है। हमारा जो बल होगा, ये बल होगा R12 कैप, ओके। इसी प्रकार से हम लोग Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल इज इक्वल टू F12 and force on charge 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। तो ये हमारा F12 है, तो हम लोग F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, देखो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस चार्ज द्वारा इस चार्ज पर लगने वाले बल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस डायरेक्शन को इधर से इधर ले लेंगे, ठीक है। दिस इज R21, ठीक है। क्या है, R21 है। अब हम लोग इस त्रिभुज के नियम से R21 को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे आएगा, देखो सेम प्रोसेस है, R1 या R2 प्लस R21 दिस इज इक्वल टू R1, ठीक है। अब की बात में R2 एंड दिस इज R1, दिस ये जो हमारा सदिश है इसमें डायरेक्शन का अंतर है। तो ये हमारा R21 कितना आएगा, दिस इज R1 माइनस R2, ठीक है। R21 क्या आएगा, R1 माइनस R2। ये लेंथ क्या है, ये परिमाण तो समान है। अगर हम लोग डायरेक्शन इधर से इधर लेंगे तो हमारी R12 आएगी और इधर से इधर लेते तो हमारी R21 आएगी। तो R21 होगी हमारी R1 माइनस R2, और उसी प्रकार से हमारा R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21, ओके। ये हमारा जिस प्रकार से R12 कैप ऐसे डिफाइन था उसी प्रकार से R21 इस प्रकार से डिफाइन होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर से इधर होगी, ठीक है। तो ये हमारे आएगा R21 ओके स्क्वायर R21 कैप, ओके। अब हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखें, ठीक है। क्या कैसे चार्ज रखें,
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखें। हम जानते हैं कन्वेंशन से कि जो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ हमारा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे दो चार्ज रखें, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये चार्ज इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब देखो इस चार्ज के कारण ये इस चार्ज को लगने वाला बल था, जैसे ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, वो था हमारा Q2 आवेश में बल F21। तो इस चार्ज पे लगने वाला बल क्या था हमारा? F12। ठीक है, तो हमारे जो इस Q1 चार्ज पर इस चार्ज के कारण लगने वाला बल है F12, बाहर की ओर है। तो देखते हैं हमारा जो Q1 चार्ज है उस पर Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल F12 है, जो कि बाहर की ओर है। अतः जो हमारे जो ये सदिश है उसकी डायरेक्शन इधर आनी चाहिए। हमारे Q1 से R21 है, ये R21 वेक्टर क्या है? इस साइड में। ठीक है, तो हमारे जो ये R21 वेक्टर इस साइड में, तो फोर्स लगेगा बाहर की ओर। उसी प्रकार से हमारा R12 इनवर्ड है, तो Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 क्या होगा? अब बाहर की ओर होता है। तो देखो हमारे यहाँ पे इसमें देखो R12 यहाँ से इधर की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रयोगों से है कि जो पॉजिटिव चार्ज है या समान चार्ज होते हैं, जैसे ये हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव रख देते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला एकदम फिट आएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं तब भी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई है, तो उसके बाद भी ये हमारा फॉर्मूला एकदम सही आएगा। ओके, अगर हमारे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक की जगह पॉजिटिव, दूसरी की जगह नेगेटिव वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये R12 की डायरेक्शन में ये विपरीत हो जाएगी, अर्थात Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल इस R12 की जगह नेगेटिव ऑफ R12 हो जाएगा, अर्थात अंदर की ओर हो जाएगा। तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल इन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग अगर नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू रखते हैं तो जो हमारा R21 है उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? R21 की डायरेक्शन इसकी साइड में हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ R21 हो जाएगी। ओके, इस F12 की डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ R21 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे R21 शोर है और यहाँ पे अगर हम लोग एक का मान पॉजिटिव और दूसरे का मान नेगेटिव में रखते हैं तो ये हमारा F12 नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ R21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, अर्थात इसके द्वारा इसमें लगने वाला बल की दिशा ये नहीं होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सदिश वो हो गया। ठीक है, अब हम लोग याद करते हैं कि जो कूलॉम का नियम है वो एक से ज्यादा आवेश होने पर भी समान रूप से लागू होता है। ठीक है, ये निर्वात की या कोई भी माध्यम है उसकी विद्युतशीलता होती है। और वो जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो उसको कहते हैं हम लोग अध्यारोपण का। उसके जरिए हमारे जो सिद्धांत निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, क्या कहेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। Principle of सुपरपोजिशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, जैसे कि Q1 है, ये Q2 है, ओके, ये Q3 है, ये हमारा Q4 है, ठीक, ये हमारा Qn है। तो इस जैसे ये कोई हमारा समतल है, इसके अंदर 1 2 3 4 आवेश रखे हुए। ठीक है, तो इस आवेश पर और इस आवेश द्वारा लगने वाला जो बल है वो सराउंडिंग अन्य चार्जों द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल से अप्रभावित रहता है। ठीक है, ये हमारा
इसका गुणधर्म है कि अप्रभावित रहता है। इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चार्ज बिंदु आवेश, ओके, किसी बिंदु आवेश पर, जैसे हमारा कोई चार्ज Q है, इस चार्ज पर इन सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों को ज्ञात किया जाता है। तो ज्ञात करने के लिए जो ये प्रॉपर्टी है कि इन दो आवेशों के मध्य जो हमारा एक्शन हो रहा है, विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, या जो भी फील्ड क्रिएट हो रहा है दोनों के कारण, वो फील्ड बाकी आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, ऐसा माना जाता है और ये सत्य भी होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में कोई आवेश है Q, उस पर इतने सारे या n आवेशों द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, वो बल होगा हमारा इस आवेश पर सभी अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के योग के बराबर होते हैं। और ये कहलाता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जैसे हम लोग ओके, ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3, R4, ये Rn है। तो हमारा जो टोटल बल आएगा F पर, F दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, इनके योग के बराबर आएगा। और हमारा जो F1 क्या है, हमारा F1 होगा Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 स्क्वायर R1 कैप। ओके, F2 इक्वल टू Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 स्क्वायर R2 कैप। F3 इक्वल टू Q3 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3 स्क्वायर R3 कैप। इसी प्रकार से हम लोग Fn के लिए निकाल सकते हैं Qn डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn स्क्वायर Rn कैप। ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे Q और Q1 के मध्य कार्य करने वाला बल है। ये Q और Q2 के मध्य कार्य करने वाला बल है, Q और Q3 के मध्य कार्य करने वाला बल है, Q और Qn के मध्य कार्य करने वाला बल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस आवेश पर, इस आवेश के द्वारा और इस आवेश के मध्य जो भी क्रिया हो रही है, ठीक है, स्थिर विद्युत जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो इन दोनों के कारण, इसके और इसके मध्य जो दोनों के मध्य जो बल है, उस बलों के कारण अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसके जो इस आवेश पर जो कुल बल कार्य करेगा, वो इस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इस पर इसके द्वारा कार्य, इस और इसके बीच में जो कार्य बल है, वो आगे हमारा ये Q और Q2 के बीच कार्य बल है, ये आ गया। Q और Q3 के मध्य लगने वाला बल है, Q और Qn के मध्य लगने वाला बल है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि सदिश रूप में इनका योग कर देते हैं, तो यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है कि किसी आवेश पर उसके सराउंड में अन्य आवेश है, उस पर लगने वाला जो बल होता है, वो इंडिविजुअली जो बल होता है एक दूसरे के बीच में लगने वाले बल के, उनकी सदिश योग के बराबर होता है। तो इस पर लगने वाला बल व्यक्तिगत रूप से इसके और इसके बीच में लगने वाले बल, इसके इसके बीच में लगने वाले बल, और इसके और अन्य बलों के लगने वाले बलों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं, उनके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में जो फील्ड क्रिएट होता है, वो फील्ड अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित होता है, लेकिन इन दोनों के बीच जो कार्य करने वाला बल, वो प्रभावित नहीं होगा, वो उतना ही लगेगा जितना लग रहा है। ठीक है, लेकिन अंततः जो हमारा परिणाम में आता है, वो सदिश के नियमों के अनुसार योग होता है, उसके बाद होता है। ठीक है, तो ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, और कूलॉम नियम से संबंधित ये पहला लेक्चर समाप्त हुआ। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।